हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं खांसी के बारे में और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। ट्रीटमेंट में मतलब क्या क्या एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, आपको सिरप कौन सा यूज़ करना है, ड्राई कफ और वेट कफ, सूखा खांसी और गीला खांसी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर पता चल गया तो उसको ट्रीटमेंट उस हिसाब से कैसे करेंगे, तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज। शुरू करने से पहले जान लेते हैं, इज इट नॉर्मल इफ़ यू कफ। अगर आप खांसते हो, क्या यह नॉर्मल है? सी कफ इज ए नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस विच इज़ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। खांसी होना एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी प्रोसेस का, जो कि रिफ्लेक्सेस के तौर पे काम करता है। नॉर्मल खांसी तब होता है अगर कोई इरिटेंट्स लाइक धूल, पोल्यूशन वगैरह एंड म्यूकस सिक्रेशन शरीर में लंग्स के पैथवे पे एंटर करता है। तो ये सब अनवांटेड इरिटेंट जब एंटर करते हैं आइदर नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, तो ट्रैकिया वगैरह में सांस लेने की नली में, तो उसको बाहर निकालने के लिए शरीर के द्वारा जो रिफ्लेक्स एक्शन की तौर पे होता है उसको हम खांसी कहते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर शरीर में कोई फॉरेन बॉडी वगैरह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो अपना रिफ्लेक्स काम करता है, जो फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है, तो उसको हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना रेस्पिरेटरी प्रोसेस में खांसी के तौर पे आता है, जिसको हम कफ कहते हैं। सो कफिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस और ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। पर अगर ये खांसी ज़्यादा देर के लिए हो रहा है या फिर ज़्यादा दिन तक हो रहा है, परसिस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल नहीं है। ये इन्फेक्शंस के कारण होता है या फिर कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो सब कंडीशन में या फिर कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स वगैरह, ठीक है, उसके साथ अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल कफ। ठीक है, तो कफिंग कैन आइदर बी नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल व्हिच इज ए डिजीज। तो हमारे पास 2 तरह की खांसी है, 2 टाइप्स ऑफ कफ। फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल कफ है और ये अपने आप खुद ठीक हो जाता है। दूसरा है पैथोलॉजिकल, जो कि कंसर्निंग है, जिसमें खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन के लिए रहता है और इसे हम पैथोलॉजिकल कफ कहते हैं। सो पैथोलॉजिकल कफ 3 तरह के हो सकते हैं, मतलब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ड्यूरेशन मतलब टाइम इंटरवल, कितना समय तक, 2 हफ्ते से ज़्यादा, 3 हफ्ते से ज़्यादा, उस हिसाब से। तो हमारे पास 3 चीज़ें, 3 टाइप का कफ है पैथोलॉजिकल में, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कफ उसको कहते हैं अगर कफ 3 वीक्स के अप्रोक्स से ज़्यादा रहता है। ठीक है, सॉरी 3 वीक्स तक, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा, 3 वीक्स से कम, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट कफ। ठीक है, अगर ये 3 से 8 वीक तक रहता है तो उसको हम बोलते हैं सब एक्यूट कफ। और अगर कफ मोर देन 8 वीक्स तक रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक कफ। ठीक है, लेकिन कफ का वेराइटी जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, वेट कफ एंड ड्राई कफ, सूखा खांसी और गीला खांसी। जितने भी कफ कंप्लेंट के साथ होते हैं यही 2 वेराइटीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? वेट कफ मतलब कि नाम से लग रहा है आपका गीलापन, मतलब अगर गीलापन रहेगा खांसी के साथ, मतलब खांसी के दौरान अगर गले से कुछ डिस्चार्ज निकले, ठीक है, कफ वगैरह जो निकले, फ्लेगम या फिर म्यूकस निकले, तो उसको हम बोलते हैं वेट कफ। ठीक है, और ये प्रोडेटिक कफ भी होता है, इसको हम प्रोडेटिक कफ कहते हैं। दूसरा है अपना ड्राई कफ, मतलब सूखा सूखा ऐसा रहेगा, वो खांसी जो बिना कोई डिस्चार्ज के होता है। आपको नॉर्मल खांसी होगा, कुछ डिस्चार्ज वगैरह नहीं निकलेगा, सिर्फ ड्राई खांसी, और उससे आपको दर्द, मतलब गले में दर्द भी होगा। ठीक है, तो ज़ोर ज़ोर से खांसना पड़ता है गला क्लियर करने के लिए, तो उसको हम ड्राई कफ कहते हैं, जो कि नॉन प्रोडेटिक कफ है। ठीक है, अब एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक कफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होता है। और कफ के वेराइटीज़ में वेट एंड ड्राई कफ हो गया। तो ये फ्रीक्वेंटली कफ का कॉज क्या क्या होते हैं, क्यों बार बार खांसी होता है और बहुत टाइम तक रहता है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। कफिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन सी इन्फेक्शन कंडीशन से कारण ये अपना कफ वगैरह ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमारे वायरल इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमनली कंडीशन आते हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू। नेक्स्ट कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह, मतलब हर कंडीशन से एसोसिएटेड होता है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन भी है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट रेस्पिरेटरी पार्ट्स को साइट्स के अकॉर्डिंग अफेक्ट करता है, लाइक ब्रोंकाइटिस जो ब्रोंकाई का इन्फेक्शन है, ब्रोंकियोलाइटिस ब्रोंकियोल्स का इन्फेक्शन है, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जो कि बहुत बड़ा रिस्क कंडीशन है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज भी है ये, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, एंड नेक्स्ट इज स्मोकिंग। धूम्रपान करना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसीलिए तो टीवी वगैरह में एड्स में लिखा जाता है ना अपना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
जान रखिए स्मोकिंग एक ऐसा कंडीशन है जो ऑलमोस्ट सारे क्रोनिक डिजीज के कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अस्थमा जिसमें सांस लेने की तकलीफ होता है, ये बच्चों से लेकर बड़े तक सबको होने के चांसेस है, और अगर हो गया तो इससे कम्प्लीटली ठीक होने गारंटी नहीं है, ठीक है। एस्पिरेशंस, अगर कुछ फॉरेन बॉडी टाइप का अनवांटेड चीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सांस नली में चला जाता है तो उससे भी फ्रिक्वेंटली कफ होता है, क्योंकि उसको निकालना भी होता है ना। फॉरेन बॉडी जैसा अगर सेंसेशन आया तो शरीर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्स करके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एसिड रिफ्लक्स, जैसे कि अपना GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। एंड लास्टली ड्रग्स एसोसिएटेड लाइक AC इनहिबिटर, ये सब कंडीशन इन्वॉल्व है फ्रीक्वेंट कफ का। ऐसे और बहुत सारे कंडीशन से भी है, लेकिन ये सब उनमें से कॉमन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये सब था कॉजेस ऑफ कफ। Next is, when is coughing said to be as an emergency condition? We learned that cough can be physiological or pathological, but when it is said to be an emergency, एक emergency condition हम कफ को कब कहेंगे? If cough persist for more than 2 weeks, ठीक है, या फिर coughing of blood, most commonly it is associated with tuberculosis. Remember, अगर खांसी में खून आ रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस TB होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए टेस्टिंग वगैरह करने की बहुत ज़रूरत है। Another condition which is very very important and serious condition everyone should watch out for, that is breathing difficulty. सांस लेने में अगर तकलीफ हो रहा है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा होगा या फिर कुछ बड़ा डिजीज है, बड़ा इन्फेक्शन है जो अननोटिस्ड होगा। तो इसीलिए अगर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाके आपको चेकअप करना चाहिए। एंड विथ सम एडिशनल सिम्टम्स लाइक कि ये सब फीचर्स के साथ कुछ सिम्टम्स इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, जिससे कि इतना फीवर, चेस्ट पेन, ड्राउजीनेस एंड हेडेक। तो ये सब फीचर्स हैं, कंडीशंस हैं जिससे हम कफ को इमरजेंसी कह सकते हैं, ठीक है। अब कफ तो पता चल गया, अब क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं। कफ से जुड़ा हुआ बहुत सारे डिजीज हैं, तो वो सब के लिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कफ ज़्यादा दिन के लिए होता है, इन्फेक्शन का होगा, तो ये एज्यूम कर लिए, लेकिन इतने सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, ट्रैकिया से लेकर एल्वियोली तक, बिना टेस्ट के, बिना डायग्नोसिस टेस्ट के पता कैसे चलेगा कि कौन सा इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन कौन सा होगा तो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट तो होगा ना, ठीक है। और फिर हम डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना ब्लड टेस्ट। कोई भी इन्फेक्शन कंडीशन होता है, कोई भी आपको डिजीज होता है, सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करना होता है, जो कि मैंडेटरी है। CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट अपना करते हैं टू डिटरमाइन इन्फेक्शन लेवल। इन्फेक्शन लेवल कितना है, ठीक है, तो उसको हम जानने के लिए CBC करते हैं। CBC में क्या क्या करते हैं, WBC, हीमोग्लोबिन, RBC का वैल्यू एज्यूम किया जाता है और इससे इन्फेक्शन कितना है पता करते हैं। और अगर CBC के बारे में आपको जानना है तो हमारा एक वीडियो था, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। अब चेस्ट एक्सरे में क्या है, लंग्स फील्ड में इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्लियर है, एक्सरे फोटो में दिख जाता है। अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है तो इन्फेक्शन दिख जाएगा, अगर क्लियर है तो क्लियर दिख जाता है, ठीक है। अगर वेट कफ है तो म्यूकस एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो स्पूटम वगैरह जो निकलता है, कफ वगैरह जो निकलता है, उसको हम टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकस एनालिसिस, जिसे मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट किया जाता है। एलर्जी टेस्ट, जिसको हम स्किन टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन और रेस्पॉन्स को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड लास्टली CT स्कैन, HRCT thorax, high resolution computed tomography. This is more precise in diagnosis and monitoring of disease of the lung tissue, interstitium and the airways, ठीक है। मतलब HRCT thorax आप करेंगे तो पूरा लंग फील्ड का जितने सारे एरिया हैं स्पेसिफिकली हमको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो होल लंग टिश्यू को मॉनिटर कर सकते हैं इससे। तो ये सब था अपना कफ डायग्नोसिस करने के लिए मेथड्स। तो ये सब मेथड्स हमको करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो डिजीज डायग्नोसिस तो हो गया, ट्रीटमेंट कैसे करें, ऑप्शंस क्या क्या है इन्फेक्शन को ठीक करने के। बट बेसिकली वी हैव सब जनरल मैनेजमेंट्स, जिससे कि कफ के कोई भी कंडीशन हो उसको ठीक करने की बेसिक मेथड्स हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम नॉर्मली बिना मेडिसिन के, बिना ट्रीटमेंट के हम कफ को रोक सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड्स, ठीक है। अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो हम दूसरे मैनेजमेंट मेथड पे जंप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कफ ड्रॉप्स, ठीक है। इससे हमारे गला इरिटेशन से रिलीफ होगा, जो ओनिजीनेस था, अगर इजी मतलब उससे ठीक होगा और खांसी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक मेथड है टू एलिवेट योर हेड विथ एक्स्ट्रा पिलोज व्हाइल यू आर स्लीप, ठीक है। सोते टाइम क्या होता है, अगर आप फ्लैट सोते हैं ठीक है, तो उसमें क्या होगा, खांसी ज़्यादा होता है। पर अगर आप सर को थोड़ा एलिवेट कर देंगे पिलो यूज करके, तो उससे क्या होगा, खांसी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक मेथड है अपना
यूज ऑफ डिकंजेशंस पैड्स, जिससे नाक अनब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। सी अगर कंजेशन मतलब नाक बंद हो गया है, ठीक है, डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है नाक से, मतलब कोई भी कारण की वजह से अगर नाक बंद हो गया तो उसके लिए हम डिकंजेशन स्प्रे यूज़ करेंगे। डिकंजेशन करेगा क्या, नाक को पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है, उससे अब सांस लेने की तकलीफ होगा नहीं। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट्स लाइक डस्ट, स्मोक और पॉल्यूशंस। ऑब्वियस की बात है, अगर इरिटेशन वगैरह कोई है तो उसको हम अवॉइड करें तो बेटर है। अब हाइड्रेटेड रहेंगे तो ड्राइनेस कम लगेगा, गले में खराश जो होता है, ड्राई कफ के चांसेस कम हो जाता है। लास्टली कुछ होम रेमेडीज हैं, नेचुरल मेथड्स हैं कफ ठीक करने का, जिससे कफ को घर पे बैठे बैठे बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। So what are the home remedies methods to get rid of yourself from chronic pathological cough? तो सबसे पहले हमारे पास है गार्गलिंग विथ वार्म एंड सॉल्ट वाटर। हल्का गर्म पानी में नमक ऐड करके गार्गलिंग करेंगे तो जो नमक है वो म्यूकस को, गले में जमा हुआ कफ को खींचने में मदद करता है। वार्म वाटर के साथ इन्फ्लामेशन हील करके ड्राई कफ को ठीक करता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर लोग कफ के छुटकारा पाने के लिए करते हैं, तो इसीलिए मोस्ट कॉमन आपको करना चाहिए वो है अपना गार्गलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हनी। शहद का यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बैक्टीरिया को मारने को और इन्फेक्शन को ना होने की क्षमता रखता है ये। फिर है हमारा जिंजर। अदरक का हर किसी के घर पे मिल जाता है, ठीक है। अब अदरक का क्या करता है, तो गले की जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स कराने में हेल्प करता है, जिससे कफ रिफ्लेक्स कम हो जाता है, और कफ रिफ्लेक्स सब्सिस्ट है तो कफ धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास ह्यूमिडिफायर और स्टीमिंग। भाप लेना मतलब मॉइस्चराइज करने जैसा है, ठीक है। अब गला ड्राई है, ड्राई कफ हो रहा है तो भाप से मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो अगर सूखापन है उसको थोड़ा अगर गीला कर देंगे मॉइस्चराइज से तो उससे क्या होगा, सर थ्रोट अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पेपरमिंट। पुदीना जो है उसमें मेंथल होता है। अब मेंथल का काम तो आपको सब पता ही होगा कि ये नर्व एंडिस को नम कर देता है, सुन कर देता है। अब सेंसेशन होगा नहीं तो इरिटेशन आपको फील नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्टली मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्लेन दैट रात का बहुत खांसी होता है। अब रात को बहुत खांसी होता है, तब इसका इलाज के लिए आप तो रात भर ट्रीटमेंट के ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, रात में आप बार बार इसको कर नहीं सकते। तो नाइट कफ को ठीक करने के लिए बेसिक मेथड है, आपको स्लीपिंग पोस्चर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्लीपिंग विथ एलिवेटेड हेड, इधर आप तकिया या फिर कुछ सर के नीचे रख के सर को ऊपर करके सोएंगे तो म्यूकस थ्रोट तक पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्लैट सोएंगे तो अपना इजीली मतलब कि जो म्यूकस पुल है वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, खांसी वगैरह होता है। अब सिम्टम्स रिलीफ हो जाएगा अगर हेड एलिवेट करेंगे, और इतना ज़्यादा कफ रात में नहीं होगा। तो ये सब होता है होम रेमेडीज़ के बारे में, मेनली ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगर इतने सारे अपना होम रेमेडीज़ कंजर्वेटिव मेथड से अगर ठीक नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे मेडिसिन्स पे, ड्रग्स फॉर कफ। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स मेडिसिन फॉर कफ: एक्सपेक्टोरेंट्स, लिकोट्रिन एंटागोनिस्ट, एंटीटोसिव्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब जो क्लियर म्यूकस, मतलब म्यूकस जो होता है अपने एयरवे उसको क्लियर करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू क्लियर कंजेशन। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेंट लाइक म्यूकोलाइटिक्स एंड सिक्रेशन एनहांसर। म्यूकोलाइटिक्स में अपना आएगा एम्प्रोक्सल ब्रोमोहेक्सिन, सिक्रेशन एनहांसर में अपना गुआफेनेसिन, पोटेशियम साइट्रेट, एमोनियम क्लोराइड। तो मोस्ट कॉमनली जो इनमें से ड्रग यूज़ किया जाता है वो अपना एम्प्रोक्सल, गुआफेनेसिन एंड एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मेडिसिन में लिकोट्रिन एंटागोनिस्ट, जो कि अपना मोंटेलिक्वास्ट विच इनहिबिट्स द इन्फ्लेमेशन एंड एसोसिएटेड एलर्जी, ये सबको ठीक करता है। तो याद रखिए खांसी के तौर पे मोस्ट कॉमनली अपना मेडिसिन के तौर पे हम मोंटेलिक्वास्ट टैबलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीटूसिव्स कफ सेंटर सप्रेसर है, ठीक है, मतलब टू रिलीव्स द कफ। अगर कफ सेंटर अगर सप्रेस हो रहा है तो कफ तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या है अपना, ओपियोइड्स। वी हैव ओपियोइड्स लाइक कोडीन एंड इथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड्स ड्रग्स लाइक डेक्स्ट्रोमेथर्फेन व्हिच इज यूज्ड कॉमनली, एंड अनदर नॉन ओपियोइड इज नोस्कैपिन, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन्स मतलब जो एलर्जी से बचेगा, एलर्जी से बचाएगा। तो ड्रग क्या क्या है अपना, क्लोरफेनिरामिन, ठीक है, और डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमेथाजिन। तो ये सब ना एंटीहिस्टामाइन है। एंड द लास्ट ड्रग क्लासिफिकेशन इज द ब्रोंकोडायलेटर्स। अब इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ब्रोंकियल्स को कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण सांस फूलता है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो सांस तो फूलेगा ही, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो ड्रग्स में अपना साल्बुटामॉल और टर्बिटोलिन, तो ये सब करेगा क्या, अपना जो कंस्ट्रक्ट ब्रोंक्यूल से
जो भी अपना कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको अपना डायलेट कर देगा, और डायलेट कर देगा तो अपना सब नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये अपना सब क्या था, these are the drug classification for treatment of cough. So all the medicines cough syrups are made up of all these only. तो जितने अपना ड्रग्स है कफ के लिए, सिरप है, कफ सिरप्स हैं, तो ये सब इन्हीं में से, इन्हीं का कंपोजिशन से बनता है। ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास दो तरह के कफ होते हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। ज़्यादातर हम कफ के लिए कफ सिरप्स तो यूज करते हैं, लेकिन इतने सारे कफ सिरप्स होंगे, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके बावजूद हमें सही सिरप कैसे चूज करें। ठीक है। For dry cough, we have cough syrups like Benadryl, Ascoril D, Benylin and Jetex। तो सबके कंपोजिशन पे एक्शंस डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो ड्राई कफ के लिए क्या क्या कफ सिरप्स अवेलेबल हैं, उनका कैसे कैसे काम करता है। तो पहले है अपना बेनाड्रिल, जिसका कंपोजिशन है एमोनियम क्लोराइड, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है, डाइफेनहाइड्रामिन एक एंटीहिस्टामाइन है, सोडियम कैट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है, और एमोनियम क्लोराइड का मेन काम है एयरवेज में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, ड्राइनेस कम होगा और म्यूकोस्टिकीनेस कम होगा। तो कफ का चिपकना जिससे ड्राई कफ होता है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे अपना बेनाड्रिल काम करता है ड्राई कफ में। ठीक है। नेक्स्ट सिरप है अपना एस्कोरिल डी। एस्कोरिल डी का कंपोजिशन क्या है, फिनालेफ्रिन, क्लोरफेनिरामिन एंड डेक्स्ट्रोमिथर्पेन। ठीक है। फिनालेफ्रिन एक डीकंजेस्टेंट है, जो कि अपना ब्लड वेसल्स को कंजेशन से रिलीव करता है, डायलेट कर देगा। ठीक है। और जिससे क्या होगा, नाक बंद होना क्लियर हो जाता है। नाक और गले में जो म्यूकोस जमा होगा तो उसको क्लियर करने में एस्कोरिल डी काम में आता है। ठीक है। नाक और गले में अगर कफ जमा है तो उसमें हम एस्कोरिल डी यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना बेनिलिन कफ सिरप्स। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन, डेस्ट्रोमिथर्फेन, मेंथल। ठीक है। तो कफ सेंटर सप्रेसेंट जैसे अपना काम करेगा। ठीक है। आप अनब्लॉक स्टॉपिंग नोज एज एन डीकंजेस्टेंट, ऑल्सो हेल्प स्टॉप नीजिंग। अगर आप छींक रहे हैं उसको भी ठीक करेगा, रनी नोज। अगर नाक से आप डिस्चार्ज वगैरह बह रहा है, वाटरी आइज, तो एलर्जी रिएक्शंस, एलर्जी कंडीशंस को ठीक करता है। तो बेनिलिन मोस्टली अपना अगर एलर्जिक एसोसिएटेड है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना जेडेक्स सिरप। जेडेक्स सिरप कंटेंस डेक्स्ट्रोमिथर्फेन एंड क्लोरफेनिरामिन। दैट मीन्स डेक्स्ट्रोमिथर्फेन ब्रेन में कफ सेंटर पे डायरेक्टली ऐड करके कफ रिफ्लेक्स को इनहिबिट करेगा। अगर कफ रिफ्लेक्स अगर सप्रेस हो रहा है तो क्लोरफेनिरामिन मतलब डायरेक्टली अपना कफ होगा ही नहीं। ठीक है। क्लोरफेनिरामिन एलर्जी मेडिएटर्स को ब्लॉक करेगा, एंटीहिस्टामाइन जैसे काम करेगा। तो ऐसे दोनों ड्रग्स मिलके जेडेक्स सिरप फॉर्म करते हैं और कफ को कम करते हैं। तो ये सब 4 ऑप्शंस थे हमारा ड्राई कफ को ठीक करने के लिए। ठीक है। अब वेट कफ को ठीक करने के लिए क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले अपना हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एस्कोरिल एलएस, कफसील्स, ग्रिलिंटक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एस्कोरिल एलएस कफ सिरप। अब ड्राई कफ में हम पढ़े थे एस्कोरिल डी के बारे में। तो एस्कोरिल डी और कफ सिरप ये जो अपना आता है ड्राई कफ के लिए, और एस्कोरिल एलएस जो होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये अपना कफ सिरप याद रखिए, डी से डी। तो एस्कोरिल डी अपना ड्राई कफ के लिए और एस्कोरिल एलएस अपना वेट कफ के लिए। ठीक है। तो एस्कोरिल एलएस वेट कफ के लिए म्यूकोसिक्रेशन के साथ जो कफ होता है उसको ठीक करता है। कॉम्पोजिशन है इसका एम्ब्रोक्सल, लिबोसाल्ब्यूटामोल एंड गुआफेनेसिन। एम्ब्रोक्सल एक म्यूकोलाइटिक ड्रग है जो म्यूकोस को थिन करके कफ में म्यूकस एनालिसिस ईजी हो जाता है और पैसेज क्लियर हो जाता है। लिबोसाल्ब्यूटामोल एक ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग है जो डायलेट करके एयरवेज को पूरा खोल देता है, जिससे सांस लेने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉप्सिल कफ सिरप, जो कि जिसमें कॉम्पोजिशन अपना डाइफेनहाइड्रामिन, एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट से मिलकर बनते हैं। व्हिच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कफ विथ फ्लैगिंग। कॉप्सिल्स को ड्राई कफ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में आता है ग्रिलिंटक्स कफ सिरप, जो कि बहुत ड्राई कफ एंड वेट कफ में दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना क्या क्या कॉम्पोजिशन है, एमोनियम क्लोराइड जो कि मेनली अपना ड्राई कफ के लिए यूज करते थे, क्लोरफेनिरामिन, डेक्स्ट्रोमिथर्फेन एंड गुआफेनेसिन जो आपने वेट के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों मिला के अपना ग्रिलिंटक्स जो है वो बहुत ड्राई कफ एंड वेट कफ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स दीज हैव एक्सपेक्टोरेंट, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टीज एंड सिक्रेशन एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये कफ को इजीली निकालने, एयरवेज को क्लियर करने में और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है, व्हिच मेक्स इट इजियर टू गेट रिड ऑफ कफ। तो कफ सिरप के बारे में तो हो गया, ड्राई कफ में कौन सा और वेट कफ में कौन सा यूज़ करते हैं। लास्टली वी हैव हाउ टू ट्रीट इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन वगैरह होए तो उसको ठीक कैसे करें। जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कॉज होता है कफ और क्रोनिक कफ, जो कि बहुत सारे लंग्स डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं। तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने एंटीबायोटिक तौर पे हम क्या क्या यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। डिफरेंट कंडीशन में एंटीबायोटिक क्या क्या यूज़ करेंगे।
ऑप्शंस में यहाँ पर पास है एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन क्लैबुनेट और वी कॉल्ड इट एज एमोक्लैब। ये सब तो ओरल मेडिकेशन टैबलेट्स हैं। अदर फॉर्म ट्रीटमेंट्स आर इंट्रावेनस। अगर टैबलेट से ठीक नहीं हुआ तो ओरल रूट के ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हुआ तो रैपिड एक्शन के लिए हम इंट्रावेनसली ड्रग इंजेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कि अपना सेफ्ट्राइक्सन, मेरोपेनम, एमिकासिन, वैंकोमाइसिन जैसे ड्रग्स फॉर्म में होते हैं। तो ये सब का डोज वगैरह वेट के अनुसार, एज के अनुसार डिसाइड किया जाता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ट्रीटिंग डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से डोज डिसाइड करता है। ये सब था डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो कफ इन्फेक्शन में ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कफ के बारे में। कफ सिरप क्या क्या यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कफ का, नॉर्मल कफ है कि कुछ डिजीज एसिड वाला कफ है, तो ये सब के बारे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेक MBBCG। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।